हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपन मैट्रिक्स का एक शॉर्ट रिवीजन का एक वीडियो शूट कर रहे हैं और इसमें मैं आपको पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस टाइप का जो ट्रेंड है, मैं उन्हीं को फोकस करूंगा। पूरा मैट्रिक्स आपको नहीं करवा रहा क्योंकि मैट्रिक्स आपका टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है और आप लोग अच्छे से करके भी आए हैं। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली जो एनडीए में क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स के, वो आते हैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई ना कोई मैट्रिक्स का टाइप आ गया, या फिर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, एडिशन है, या उनसे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो मैं वो सारी चीज़ें वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और सिर्फ शॉर्ट रिवीजन रहेगा अपना। तो इस शॉर्ट रिवीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, बिल्कुल आप शॉर्ट में समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एक तरह से डेटाज को एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज करने का पैटर्न होता है। जैसे मान लीजिए कुछ डेटा है अपने पास ए, बी, सी और डी। अगर मैं इनको एक रेक्टेंगुलर शेप या इस तरह से रख दीजिए, या इस तरह ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। ये जो इस तरह की जो लाइन्स, इनको अपन रो बोलेंगे, और ये जो है इनको अपन कॉलम्स बोलते हैं। इस तरह से अपन किसी को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। अभी रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल, अपन रेक्टेंगुलर ही बोलते हैं इनको। ये होता है आपका मैट्रिक्स। इसको अपन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए है या फिर बी है। ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी, डी, ये क्या होते हैं, एलिमेंट। इनको अपन क्या बोलते हैं, अंदर जो ए बी सी डी, इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अच्छा, अगर मुझे पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, तो आप बोलेंगे देयर आर 2 रोज। कितनी रो है, 2। ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है। और कॉलम्स की बात करें, कॉलम कितने हैं, 1 और 2। इनको अपन C1 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कितनी रोज है, 1 और 2। रोज होगी आपकी 2, और कॉलम्स की बात करें 1 2 3, तो कॉलम कितने हैं, कॉलम हो गए यहाँ पे 3। ये जो रो एंड कॉलम्स हैं, इनको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोज इनटू कॉलम्स। इनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम है, ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। ओके, यस। तो ये तो हो गया बेसिक अबाउट मैट्रिक्स। इसके बाद में अपन आते हैं बेटा टाइप्स। मैट्रिक्स के टाइप्स मैं फटाफट से करवा देता हूँ आपको, जिससे आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो, क्योंकि अपना जो टारगेट है वो है एनडीए 6 सितंबर। तो 6 सितंबर को आपका एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके पर्पज़ से अपन फटाफट से शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सब करवा रखा है। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले अपन लेते हैं, वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसको अपन इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0। इसको अपन बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसके बाद में जो सेकंड टाइप आएगा, वो आएगा आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब जिस मैट्रिक्स में ओनली एक रो है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं, ओनली एक रो होता है। जैसे मैं बात करूँ इस तरह से, ए इक्वल टू यहाँ ए बी सी डी, इस तरह से होता है। इसको अपन बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे रो कितना है, 1, और कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो 1 इंटू एन। तो एक तरह से रो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1 इंटू एन। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट अपन आते हैं थर्ड कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर। कॉलम मैट्रिक्स की अपन बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, तो कॉलम में कितना होगा, एक कॉलम। एक तरह से इस तरह का मैट्रिक्स,
जिसमें एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है, तो रो कितनी भी हो सकती है तो नंबर ऑफ रोज n हो गए तो n इंटू वन। तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया n इंटू वन और रो का हो गया 1 इंटू एन। एन कोई भी आपका नेचुरल नंबर होगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आप कोई नेगेटिव नंबर ले लें या और कुछ ले लें, तो एन जो है वो आपका कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। ओके बेटा, यस। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे अपन आते हैं, वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो गया बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अब m क्रॉस n केस में m और n क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है तो ये आपका क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2, ये 1 बाई 1 का, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम 1 1 है। इसके अलावा जैसे 1 2 3 1 4, ये क्या है? 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा मान लीजिए 1 2 3 2 1 5 2 1 6, ये क्या हो गया? 3 बाई 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ओके, यस। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में अपन नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पे, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है देखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में आप इतना याद रखें कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। मान लीजिए मैं अगर 3 बाई 3 का कोई मैट्रिक्स लेता हूँ तो ये एलिमेंट आपके A11 A12 A13 ये सारे आपके नॉन जीरो होंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। एक तरह से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A है, इसको अपन AIJ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसका आंसर आएगा जीरो। कब? जब I और J आपस में इक्वल नहीं है। जब I और J इक्वल नहीं है उस केस में सारे आंसर क्या आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं। सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं। और प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, इसके एलिमेंट है वो क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, यस। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखो, अच्छा एक चीज़ और, डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं जैसे DIG, डायगोनल ऑफ ए DIG ए लिख दिया और इसका मतलब हो गया A11 A12 A13, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब भी है ये 3 बाई 3 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है DIG A। इसका मतलब ये सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट हैं और बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। देखो, अगर डायगोनल मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछें तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये फॉर्मूला याद रखें n स्क्वायर माइनस n। n इज ऑर्डर। जैसे अगर मान लीजिए 3 बाई 3 का है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस 3 मतलब 6। अगर आप 3 बाई 3 का बात करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे यहाँ पे 6। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, अगर 4 बाई 4 का है तो यहाँ 4 रख देंगे, 2 बाई 2 का है तो यहाँ 2 रख देंगे, 1 बाई 1 का है तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स में निकालना है तो फॉर्मूला याद रखेंगे n स्क्वायर माइनस का n। ओके, यस। इसके बाद में है बेटा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, समझो। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ आपको इस तरह से A B C D E F G H I, तो ट्रेस ऑफ A, ट्रेस ऑफ A इसका मतलब है कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट है इनका समीशन, कहने का मतलब A प्लस B प्लस C, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ A। एक तरह से अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A तो ये जो एलिमेंट A11
A22 A33, इनका जो समीशन है इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए, मतलब समीशन ऑफ AI आई। ओके, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके यस, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। क्या बेटा? सिंगलटन। ये कुछ स्पेशल नहीं है, इस मैं जनरली समझा रहा हूँ। कई बार क्या पता है कोई वर्ड ऐसा आ जाए जब आपका नहीं सुना हुआ, तो बता देता हूँ। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब है जिस मैट्रिक्स में ओनली एक ही एलिमेंट होता है, जिस मैट्रिक्स में ओनली एक ही एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 5, तो यहाँ पे ओनली एक ही एलिमेंट है। इन सब को क्या बोलते हैं? सिंगलटन मैट्रिक्स। ओके यस यस। नाउ नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा? स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, अभी जो अपन स्क्वायर मैट्रिक्स कर रहे थे, जो अपन डायगोनल मैट्रिक्स कर रहे थे, तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। मतलब इस तरह से अगर मान लीजिए कोई 3/3 का मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूँ, तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इनको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, मतलब सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं, लेट A इक्वल टू ए मैट्रिक्स Aij एंड दैट इज इक्वल टू K इफ I इक्वल टू J एंड 0 इफ I नॉट इक्वल टू J। देखिएगा, ये सारा का सारा जो फॉर्मेट है मैंने इसको यहाँ आई और जे की फॉर्म में बता दिया, बिकॉज कई बार एग्जाम में क्या होता है कि अपन को डेफिनेशन आती है स्केलर क्या होता है, बट इस वाले फॉर्मेट में अपन नहीं समझ पाते। बता दूं आपको, इसका मतलब है आई और जे सेम है तो आंसर के रहेगा, और आई और जे सेम नहीं है तो आंसर 0 रहेगा। और यही बात ये बोल रहा हूँ कि आई और जे आई और जे आई और जे इन तीनों केस में सेम है, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। और अगर सेम नहीं है तो सारे एलिमेंट 0 होंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ओके बेटा, तो एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, बट स्केलर डेफिनेटली डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ओके, स्केलर मैट्रिक्स के बाद में नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है अपना, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको अपन बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बोल देते हैं, या फिर अपन आइडेंटिटी बोल देते हैं, आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिएगा बेटा, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1, मतलब यूनिट, यहाँ यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मतलब इस तरह से अगर A इक्वल टू दिया है तो 1 या फिर 0। 1 तो कब? जब I इक्वल टू J, एंड 0 कब? जब I नॉट इक्वल टू J। दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं I से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल I से। I और n क्या हो गया इसका? ऑर्डर। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे? I3। इसका मतलब 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका कहीं भी कुछ गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। देखिएगा बेटा, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एक ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल कैसे बनता है, पहले ट्राइंगल समझ लो। 2 तरह के ट्राइंगल बनेंगे, एक बनेगा आपका अपर ट्राइंगुलर, एक बनेगा आपका लोअर ट्राइंगुलर। देखिए, अपर ट्राइंगुलर में क्या होगा, लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा, समझो। पहले आप
मैट्रिक्स देख लो, उसके बाद में ही अपन इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ये आपका लीडिंग डायगोनल होता है ए बी सी। मान लीजिए यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है और इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो है, या ऐसा लिखा हुआ है। ये आपका लीडिंग डायगोनल ए बी सी, नीचे डी ई एफ लिखा है और ऊपर यहाँ पे जीरो लिखा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है। इस तरह से यहाँ ट्राइंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए अपन बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर ट्राइंगल नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन होगी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं, लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो है, वो तो होगा लोअर ट्राइंगुलर। और जिसमें लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो हैं, इसको बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट कैसे पूछा हुआ है देखो। अगर ये क्वेश्चन, इसको अगर मैं आई जे में लिखूं तो आप इसको लिखेंगे ए आई जे एक मैट्रिक्स है और जिसका आंसर है जीरो व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। और यहाँ पे a इक्वल टू ए आई जे, इसका आंसर है जीरो व्हेन आई इज लेस देन जे। देखो कैसे। अब ये जो पोजीशन है बेटा, ये कौन सा है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 है, ये 3 1 है और ये 3 2 है। अब आप सब में देख रहे हैं, 2 1 में देख रहे हैं, 3 1 में देख रहे हैं, 3 2 में देख रहे हैं। इन सब में i का वैल्यू जे से ग्रेटर है, तो i का वैल्यू जे से ग्रेटर है तो ये बनेगा आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और i का वैल्यू जे से लेस है और आंसर जीरो आ रहा है, ये बनेगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, और ऐसा लिख दिया, ऑप्शन आगे स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर या और कोई भी ऑप्शन में डाल दिया। तो आप देखेंगे कि i ग्रेटर देन j है और जीरो है, इसका मतलब अपर ट्राइंगुलर है, और i लेस देन जीरो और जीरो है, इसका मतलब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है। ओके बेटा, तो कहीं भी इस टाइप्स में आपके कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। नंबर ऑफ जीरो, आप जो जीरो बता रहे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, तो मैं बता दूं, आप एक फॉर्मूला याद रखिए, n-1/2, n-1/2 इन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर 3/3 का ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, जीरो चाहिए तो 3/3 में 3 रखेंगे, 3 2 और 2 मतलब 3। तो 3/3 में कितने जीरो होंगे? 3। 4/4 में तो यहाँ 4 रख देंगे, 5/5 में यहाँ 5 रख देंगे। तो ये आप नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं जब आपका अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो। ओके बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और आप देखेंगे हर बार एक नए क्वेश्चन पूछते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट, या इसको मैं बोलता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स का वैल्यू अगर जीरो है, अगर मैट्रिक्स का वैल्यू अगर जीरो है, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, इसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का वैल्यू आप सब लोग निकालना जानते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए अगर A2 दिया हुआ है 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है दैट इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि अपन डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। तो इसका आंसर आता है 2। अगर मान लीजिए ये 1 2 3 4 ये 2/2 का है, तो आंसर निकाल सकते हैं 4 - 6 दैट इज -2। आता है बेटा सबको? इसी तरह अगर 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, ये 1 2 2 1 3 1 4 2 1, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो बहुत ईजी बेटा, जानते हैं सब। देखो 1 के लिए ये और ये कैंसिल, 3 - 2 1, फिर यहाँ पे -2 के लिए ये एंड ये कैंसिल, 1 - 4 -3, और 2 के लिए
ये एंड ये कैंसिल, 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 हो गया -10, तो फाइनली 1 प्लस का 6 माइनस का 20, तो 7 माइनस 20 माइनस का 13 आपका आंसर आ गया। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, या फिर एक तरह से सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने का पैटर्न। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो सिंगुलर, और 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर। ओके, तो ये थे बेटा कुछ टाइप्स जिसको अपन ने डिस्कस किया। ओके, इसके बाद में अपन आते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अपन ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सपोज आपको अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, ऑर्डर है m और n, और मैट्रिक्स दिया हुआ b, ऑर्डर है m और n, तो आप इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी कर सकते हैं, और याद रखना जो इनका रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n आएगा। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी आप दोनों का एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एंड बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है मान लो जो p क्रॉस n, एंड a प्लस बी इज एग्जिस्ट, a प्लस बी एग्जिस्ट करता है इफ, तो आप क्या बोलेंगे कि a का m क्रॉस n है, b का p क्रॉस n है, a प्लस बी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब m और p क्या है? इक्वल है। m और p क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का एडिशन अपन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, यस। मैं बेटा आपको मैट्रिक्स का एडिशन कर करके नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप सब लोग 12th कर चुके हैं या 12th कर रहे हैं और इन सब का टॉपिक ये हो चुका है। मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं, तो आप दो मैट्रिक्स का एडिशन तो आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए। मैं डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मैं सारी प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है देखिएगा, इफ़ a कॉमा बी कॉमा सी आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। अगर मैं 3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिनका ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी देखने में बहुत ईजी है, लेकिन आपको आनी चाहिए। a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं। फोकस करना प्रॉपर्टीज़ पे। बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे आए हैं कि विच इज़ द करेक्ट, और नीचे प्रॉपर्टी डाल दी। आप देखेंगे पिछले 3, 4, 5 सालों में यही क्वेश्चन आ रहे हैं। a प्लस बी बी प्लस ए होता है, और इस प्रॉपर्टी को या इस लॉ को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके अलावा अगर 3 के लिए बात करें तो 3 के लिए a प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स या a प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स ये इक्वल होते हैं। यहाँ 3 मैट्रिक्स है ए बी सी ए बी सी, यहाँ a और b को ऐड करके बाद में c ऐड किया, यहाँ b और c को ऐड करके बाद में a को ऐड किया, और इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा a प्लस का o। o मतलब जीरो, नल मैट्रिक्स, या o प्लस का a, कि नल मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, a ही आता है। ओके, एंड नेक्स्ट जो मैं अभी करवाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा बेटा। अभी जो मैं करवा रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रॉपर्टी है? ये है बेटा a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, या ऐसा लिखा हुआ है b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, और मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी और b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, और इसका इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू सी।
मतलब मैंने क्या किया एक्चुअल में, दोनों तरफ ए से ए काट दिया, इधर भी ए से ए काट दिया और बी इक्वल टू सी लिख दिया। क्या ये सही है? आप बोलेंगे यस, एडिशन के केस में, क्योंकि अभी आप सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन जब मैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज करवा दूंगा तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आना शुरू हो जाएगा। तो बता दूं, एडिशन जो है वो कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? इस लॉ को क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन लॉ। क्या बात कर रहे थे अपन? a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी या b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए। तो मैं बोलूँगा इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू सी, ऐसा पॉसिबल है और इस लॉ को बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि एडिशन के अंदर कैंसिलेशन लॉ फॉलो करता है दो मैट्रिक्स के लिए, तो आप बोलेंगे यस, कैंसिलेशन लॉ दो मैट्रिक्स के एडिशंस के लिए फॉलो करता है। कैसे करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बेटा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद में देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आप एक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो, सपोज आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ये 2 3 1 2 1 4 2 2 6। अगर आप चाहें कि इस मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं तो इसको आप क्या लिखेंगे? 3 इंटू ए। और 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 3a का मतलब और डिटर्मिनेंट में 3a का मतलब दोनों में फ़र्क है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि अगर मैं मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे 6 हो गया, दैट इज 6 एंड इट इज़ 18। और यहाँ पे जो ऑर्डर था 3/3 और यहाँ पे जो ऑर्डर है दैट इज 3/3। तो कहने का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखो। मान लो सपोज आपको ऐसे बोल दे, लेट देर आर टू मैट्रिक्स x एंड y। देर आर टू मैट्रिक्स x एंड y। ऑर्डर ऑफ x इज 3/3 एंड ऑर्डर ऑफ y इज 3/3। ओके, what is the order of 7x plus का 3y? What is the order of the matrix 7x plus का 3y? तो आप बोलेंगे कि सर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो भी ऑर्डर 3/3 रहेगा, यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी ऑर्डर 3/3 रहेगा, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया इसका ऑर्डर भी 3/3 आएगा, चाहे प्लस करे चाहे माइनस करे। तो स्केलर के केस में क्या क्या बात याद रखेंगे? अगर आप किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। ओके बेटा, अब इसमें एक दो प्रॉपर्टीज़ है वो बता देता हूँ। देखो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कई बार अपन इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और यहीं पे अपन मात खा जाते हैं। तो देखिएगा, एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है देखो। सपोज लेट ए एंड बी आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स है ए और बी और दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। ओके, आप अगर मान लो किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं m से, a प्लस बी को, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और चाहें तो ma प्लस mb ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं m प्लस n से, m प्लस n को a से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ma प्लस का na। ओके, और अगर आप किसी कांस्टेंट को इस तरह से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो इसको आप mna भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं
पड़ता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जहाँ पे अपन एक स्केलर एक कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, देखिएगा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें होती है, वो सारी बात आप समझेंगे। एक मैट्रिक्स आपका ए, दूसरा मैट्रिक्स आपका बी। आप चाहते हैं कि ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं समझो। ए का ऑर्डर है मान लीजिए m क्रॉस n, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, और आप b का ऑर्डर मान लेते हैं n क्रॉस p, और आप बोलेंगे कि क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका ए और बी दो मैट्रिक्स है और ए बी एग्जिस्ट करेगा, इफ़ ए बी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हैं, अगर ये दोनों डेटा सेम हैं, तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ये तो बात होगी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, अब अगर मान लो ए बी एग्जिस्ट करता है, तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर जो बाहर बच गए कौन कौन, एम और पी, तो एम क्रॉस पी इसका ऑर्डर आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। जैसे सपोज आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 2 2 4, बी दिया हुआ मान लो इस तरह से 2 1 3 4, आपको पूछे ए बी एग्जिस्ट करेगा क्या, ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, सर ए का ऑर्डर कितना है, आप कहेंगे ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर कितना है 2/2। तो बताइए ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 2/2, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। अब ये 2/3, दो रो एंड कॉलम 2/3 और ये 2/2 सेम नहीं है, इट मीन्स ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए को बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात। ओके, अगर मान लीजिए बी ए पूछ ले, मान ले ऐसे पूछ ले कि सर बताओ बी ए एग्जिस्ट करेगा क्या, तो आप क्या बोलेंगे, सर बी का ऑर्डर देखो, पहले बी लिखा, ए का ऑर्डर देखो 2/3, आप कहेंगे सर ये सेम है, इट मीन्स बी ए जो है, बी ए है दैट इज एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट करेगा, बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो बी ए का ऑर्डर आएगा, जो बी ए का मैट्रिक्स बनेगा, बी ए का जो मैट्रिक्स बनेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2/3। क्या होगा बेटा, 2/3, 2 × 3, ये बी ए का ऑर्डर होगा। क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेशन के केस में इस बात को बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये जो बाहर बच गए ये इस रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा। ओके बेटा, मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं अच्छे से, नहीं जानते तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। देखो सपोज ए आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से 2 1 2 3, और बी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ इस तरह से 1 2 3 1 5 और 6। आपको पूछे कि सर इसका ऑर्डर तो 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/3 है, आप ए बी फाइंड करो, आप ए बी फाइंड करो। तो आप देखेंगे ए बी पॉसिबल है, 2/2 2/3, इट मीन्स ए बी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ए लिखेंगे, इसके बाद में आप बी लिखेंगे। एक है आपका 2 1 2 3, बी है आपका 1 2 3 1 5 6। बिल्कुल बेसिक बातें हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो किसका आएगा, 2/3 का आएगा, मतलब जिसमें 2 रो होगी और 3 कॉलम होंगे। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 + 1 कितना हो गया 3,
फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 into 5 दैट इज 9। फिर फर्स्ट रो को थर्ड से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 6 दैट इज 12। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो पे आ जाइए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, ये हो गया 5, 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15 दैट इज 19 और 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ये हो गया आपका 24। ए बी आपका आंसर हो गया। इस तरह से दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अपन करते हैं। ओके बेटा, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बहुत बार पूछी हुई है, तो मैं सारी प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। नाउ प्रॉपर्टीज, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बी सी आर such matrix that product is defined। मैं इस तरह से ए बी सी को लेता हूं ताकि इनका जो प्रोडक्ट है, चाहे ए को बी से करो चाहे बी को ए से करो, सबका प्रोडक्ट डिफाइन है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली अगर अपन बात करते हैं, अगर जनरली बात करते हैं तो हर केस में ए बी इक्वल टू बी ए नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। कहने का मतलब जैसे आप एडिशन में कर रहे थे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कॉम्यूटेटिव बोल रहे थे, बट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो अगर आपको पूछे कि ए बी इक्वल टू बी ए या मैट्रिक्स के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, तो आप बोलेंगे 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। कौन सा लॉ बेटा, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जनरली नहीं करता। कुछ स्पेशल केस होते हैं तब कर सकता है, बट जनरली नहीं करता। और अगर आपको पूछे तो आपको यही बोलना है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ओके बेटा, सेकंड ए बी सी या ए बी सी, आप ए बी को मल्टीप्लाई करके बाद में सी से करें या बी सी को मल्टीप्लाई करके बाद में ए से करें, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है, अगर ए को आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या यूनिट को ए से करें, हमेशा ए होता है। कहने का मतलब जहाँ भी ए आई या आई ए आएगा, इसको अपन ए लिख सकते हैं। ओके, यस। इसके बाद में अपन आते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है वो देखिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब अगर मैट्रिक्स ए लिखा है और ब्रैकेट में बी प्लस सी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसको अपन ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं और इस लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, अगर ए बी इक्वल टू ए सी लिखा है और मैं लिख दूं कि b इक्वल टू सी, इट नॉट बी करेक्ट। कहने का मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ये नहीं है कि b और c सेम है। मैं आपको उसी टाइम कहा था एडिशन में कैंसिलेशन लॉ कि एडिशन के अंदर पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट ये कैंसिलेशन लॉ, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ फॉलो नहीं करता। अगर ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी इक्वल है। मैंने नॉट इम्प्लाइज लिखा है, इसका मतलब नॉट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी सेम है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब प्रोडक्ट के केस में कैंसिलेशन लॉ फॉलो नहीं करता। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिएगा क्या कर रहे थे अपन, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ रही थी। क्या प्रॉपर्टी फिफ्थ थी, देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको लिखा हुआ है कि ए बी इक्वल टू 0, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है
काट दिया, ए बी इक्वल टू 0, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि या तो ए मैट्रिक्स 0 है या बी मैट्रिक्स 0 है। अगर ए और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो भी ए बी इक्वल टू 0 हो सकता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, ट्रेस ऑफ ए बी का ट्रेस निकाल लो, चाहे ट्रेस ऑफ बी ए, ये सेम होता है। ट्रेस समझते हो, डायगोनल का सबमिशन, तो ए बी का निकाल लीजिए चाहे बी ए का निकाल लीजिए, ट्रेस जो है वो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। ओके बेटा, यस। इसके बाद में आगे चलते हैं इसी प्रॉपर्टीज के अंदर। देखो कुछ डायरेक्ट हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है। क्या क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ए डायगोनल मैट्रिक्स। दो डायगोनल मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट भी हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, ये आप बात को लिख लें। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लाई स्केलर इक्वल टू ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो है देखो, जनरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपन जानते हैं। यहाँ ए और बी मैट्रिक्स है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक्चुअल में ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कराना है, और ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आएगा ए स्क्वायर, एक आएगा बी स्क्वायर, एक आएगा आपका ए बी और एक आएगा आपका बी ए। ध्यान रखना, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मत बोल देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, बिकॉज मैट्रिक्स के केस में ए बी और बी अलग अलग होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी ए, यहाँ माइनस 2ab मत कर देना, क्यों, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा। सेम ऐसे ही a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करके। ओके, यस। इसके अलावा अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, आप थोड़े कन्फ्यूज होगे, ऐसे समझो, a प्लस बी को अगर आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिख देना। इसका मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, और ए को बी से मल्टीप्लाई किया माइनस का ए बी, और बी को ए से मल्टीप्लाई किया प्लस का बी ए। ओके बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई है जिसका बहुत रोल रहता है अपने मेन एग्जाम के अंदर, और इनको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कुछ से प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज थी। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।